नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीजीटी टीआरपी वाला जो अ, आगे जा जून में होगा, तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और अगर आप एस्टेट के अलावा सीईटी वाला जो एग्जाम है, इसकी भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके इसी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और ये भी एग्जाम आपके जून में ही इसी एग्जाम के साथ ही होने की पूरी पूरी संभावना रहेगी कि इसके साथ ही आपका एग्जाम जा लिया जाए। तो ये क्वेश्चन आपके दोनों ही एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण आएंगे, जिसमें हमने सबसे पहले आपके हरियाणा जी के जो है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया है, और इसके बाद में जो अन्य सब्जेक्ट होगा उससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे रहने वाले हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन आया, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले जो अंतिम हिंदू शासक थे वो उनमें से कौन थे? हर्षवर्धन, हेमचंद्र विक्रमादित्य, राव तुलाराम या फिर मोहन सिंह। और सही आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा हमारा बी वाला। तो कौन थे? हेमचंद्र विक्रमादित्य दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू शासक थे, और हेमू भी कह देते हैं इनको। और इन्होंने 1556 ईस्वी में आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया था, और विक्रमादित्य के नाम से दिल्ली के सम्राट बने थे। और पानीपत के दूसरा जो युद्ध था, इसमें अकबर से ये हार गए थे। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक जो था, ये हेमचंद्र या फिर जो हेमू जो है वो भी इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्न में से किस धातु की जानकारी नहीं थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को इनमें से कौन सी धातु है जिसकी जानकारी नहीं थी? लोहा, टीन, तांबा या फिर जो सोना या सीसा, आप जो भी लगा लो, सोना। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन ए में आया है यहाँ पर लोहा, तो इसकी जानकारी इन्हें नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है राय बहादुर साहनी जो है इन्होंने की थी, और इस सभ्यता के मुख्य जो निवासी थे वो द्रविड़ और भूमध्य सागरीय व्यक्ति थे, और सिंधु घाटी सभ्यता में लौह धातु से वे अनजान थे, और ये एक नगरीय सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जानकारी नहीं थी लोहे की। और खोज आप इसकी याद रखिएगा, तो खोज जो यहाँ पर राय बहादुर साहनी जो इन्होंने की थी। इसके बाद आ जाता है, बुद्ध ने अपना पहला जो धर्म उपदेश दिया था वो कहाँ पर दिया था? लुम्बिनी, सारनाथ, गया या फिर कुशीनगर स्थान पर। तो महात्मा बुद्ध जब उन्होंने पहला धर्म उपदेश दिया था, तो ये स्थान जो है कौन सा था? तो ये सारनाथ था, जो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है इसमें दिया गया है। तो कौन सा था? सारनाथ। तो सारनाथ में दिया था इन्होंने, और क्या कहा जाता है इसे? धर्म चक्कर परिवर्तन। धर्म चक्कर परिवर्तन इसको कहा गया है। और कौन सी भाषा में था ये? जनसाधारण की भाषा थी, पाली, तो उसमें दिया गया था। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं? सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, पृथ्वीराज चौहान, धर्मपाल या फिर अकबर। तो क्वेश्चन जो है उसको घुमा फिरा कर भी एग्जाम में आ जाता है, पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था हेमू, और इनको क्या विक्रम जो यहाँ पर ये हेमचंद्र या फिर विक्रमादित्य जो भी इनको कहा जाता था अंतिम हिंदू शासक, काफी हमने पढ़ा था क्वेश्चन में। तो इसमें जो है यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। तो ये सम्राट थे हेमचंद्र विक्रमादित्य, हेमू के नाम से जान जाते हैं। और 16वीं जो शताब्दी थी, इसमें भारत पर शासन करने वाले राजा थे, और अपने जो व्यक्ति गुण और कार्यकुशलता जो है उसके लिए इसके कारण जो है सूर सम्राट आदिल शाह के दरबार में ये प्रधानमंत्री भी रहे हैं। और तो इतना आप याद रखिएगा, हेमू, हेमचंद्र। नेक्स्ट आ जाता है, राजा हर्षवर्धन ने कुरुक्षेत्र के पास थानेसर में अपनी जो राजधानी बनाई थी, कहाँ पर बनाई थी? मतलब कौन से सन में बनाई थी, कौन सी? तो 6ठी, 7वीं, 8वीं या 9वीं शताब्दी में। तो राजा हर्षवर्धन थानेसर से इनका संबंध था, जो इस समय कुरुक्षेत्र में है। तो इसका देखें तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा बी वाला, अर्थात जो 7वीं शताब्दी थी। तो राजा हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी में कुरुक्षेत्र के पास जो थानेसर है यहाँ पर अपनी राजधानी स्थापित की थी, और हिंदू सम्राट थे जिसने पंजाब को छोड़कर समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया था। और इनके समय में चीन यात्री जो हिंसांग है ये भारत यात्रा पर आए थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। अगला क्वेश्चन आ जाता है, सुप्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या फिर बलबन।
तो सुप्रसिद्ध कुतुब मीनार है, तो इसका जो निर्माण जो करवाया था और ये करवाने वाले थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और 1206 ईस्वी में जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में ये प्रारंभ करवाया गया था। बाद में जो इल्तुतमिश थे इन्होंने इसे पूरा करवाया था और इनके आधार पर एक पुरालेख का फजल इबन अबुल माली का नाम भी मिलता है और इसकी मरम्मत करवाने के साथ फिरोज तुगलक ने एक अन्य 5वीं मंजिल भी जोड़ दी थी इसमें। और 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी के द्वारा इसकी मरम्मत करवाई गई थी। तो इसका निर्माण की बात करें तो निर्माण जो इसका प्रारंभ कराया गया था कुतुबुद्दीन जो ऐबक है इनके द्वारा, और इल्तुतमिश जो इन्होंने इसको पूरा करवाया था, इल्तुतमिश जो इन्होंने पूरा किया था। नेक्स्ट आ जाता है दिल्ली पर शासन करने वाली जो प्रथम महिला जो थी यहाँ पर वो कौन थी, तो रजिया, चांद बीबी, लक्ष्मीबाई या फिर नूरजहां। तो कौन थी ये रजिया, जो ऑप्शन ए में है। तो दिल्ली पर शासन करने वाली पहली महिला थी ये रजिया बेगम, जिनका जब समय जो है 1236 से 40 तक माना गया है। भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। और रजिया जो इन्होंने जो एक ये गुलाम जो शासक थे गुलाम मलिक जलालुद्दीन याकूब को अमीर अकबर अर्थात आसफ साला प्रधान के पद पर नियुक्त कर दिया था। और फिर इससे जो अमीर वर्ग वो नाराज हो गए थे और बठिंडा के जो सूबेदार थे अल्तुनिया, इन्होंने विद्रोह कर याकूब की हत्या कर दी थी। और इल्तुतमिश के जो पुत्र थे बैरम शाह, इन्होंने सत्या हत्या ली थी और बठिंडा से दिल्ली आते समय अल्तुनिया और जो रजिया थी इनको कैथल में जिनकी मृत्यु कर दी गई थी 14 अक्टूबर 1240 में। इसके बाद आ जाता है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो राखीगढ़ी स्थान है वो कौन से जिले में आता है, रोहतक, कैथल, हिसार या फिर सिरसा में। तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो राखीगढ़ी स्थान है, तो राखीगढ़ी कहाँ पर है, और ये जो है हिसार में है। तो राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले का जो नानौद खंड है उसमें स्थित है ये, और हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोहाना में जो किले है इसका निर्माण किस राजा के द्वारा कराया गया था। गोहाना में किले का निर्माण अकबर, हेमचंद्र, हर्षवर्धन या फिर पृथ्वीराज चौहान। तो गोहाना में किले का जो निर्माण है ये कराया गया था पृथ्वीराज चौहान जैन के द्वारा। और चौहान वंश के हिंदू क्षत्रिय राजा थे और इन्होंने उत्तर भारत में 12वीं सदी के उत्तरार्ध में अजमेर और दिल्ली पर भी शासन किया था। नेक्स्ट आ जाता है पानीपत का जो बहोली है, यहाँ पर कारखाना लगा हुआ है। अब ये उर्वरक का है, चीनी मिल का, सीमेंट, भारतीय तेल निगम लिमिटेड की तेल रिफाइनरी है। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन जो हमारा डी वाला रहेगा। तो भारतीय तेल निगम जो लिमिटेड है इनकी यहाँ पर तेल रिफाइनरी है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन जो ताम्र मुद्राएं है ये प्राप्त हुई थी सोनीपत, पेवा, अग्रोहा या फिर पानीपत से। तो हर्षवर्धन कालीन जो ताम्र मुद्राएं और ये प्राप्त हुई थी सोनीपत से, जो यहाँ पर ऑप्शन है जो इसमें दिया गया है। और संबंध इनका थानेसर से है, थानेसर के शासक थे थानेश्वर का जो इसको कहा जाता है थानेश्वर। महावीर स्वामी के जन्म स्थल का जो नाम है तो इनमें से कौन सा है महावीर स्वामी के जन्म स्थल का नाम, लुम्बिनी, गया, वैशाली या फिर कन्नौज। और यहाँ पर हमारा सेंसर जो ऑप्शन इसमें सी वाला रहेगा, तो कौन सा वैशाली है। और महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुए हैं। इनका जन्म वैशाली का जो क्षेत्रीय कुल था इसमें हुआ था। और जैन धर्म का वास्तविक जो संस्थापक वो भी इनको माना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है बीरबल का छत्ता इमारत हरियाणा के किस नगर में है ये, नारनौल, हांसी, महेंद्रगढ़ या फिर रेवाड़ी में। तो बीरबल का छत्ता जो है ये कहाँ पर है, और ये नारनौल में है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो महेंद्रगढ़ जिले का जो नारनौल स्थान है वहाँ पर है। और बाल मुकुंद जो है राय बाल मुकुंद इनके द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट आ जाता है मराठे तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में युद्ध लड़ा गया था। तो पानीपत का तीसरा, प्रथम, दूसरा या कोई सा भी नहीं। तो पानीपत जो अपने 3 महत्वपूर्ण जो लड़ाइयाँ हैं उनके लिए जाना जाता है। तो यहाँ पर जो है इसमें मराठा और जो अहमद शाह अब्दाली थे इनके बीच में युद्ध हुआ था। तो कौन से वाला था ये, तो ये जो है पानीपत का तीसरा युद्ध था, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। और
1761 जो इसमें हुआ था ये, क्योंकि पहला जो युद्ध है वो 1526 में हुआ था, दूसरा जो है वो 56 में हुआ था, 1556 में। तो इस प्रकार से 3 युद्ध यहाँ पर हुए हैं, और मराठे और अहमद शाह अब्दाली जान के बीच में तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, और मराठे इसमें जा हार गए थे, मराठे इसमें हार गए थे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन 1526 में हरियाणा के किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, कब? 1526 में। तो 1526, और अभी हमने बात की 3 लड़ाई हुई थी यहाँ पर। तो सबसे पहली वाली जो लड़ाई है वो 1526 में ही हुई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जो पानीपत स्थान है यहाँ पर। तो इब्राहिम लोदी जो वो हार गए थे इसमें, और बाबर जो है इनके द्वारा मुगल साम्राज्य की नींव इसमें डाल दी गई थी। नेक्स्ट आ जाता है मनसबदारी प्रथा किन के द्वारा लागू की गई थी, अकबर, शाहजहां, जहांगीर या फिर बाबर के द्वारा। तो मनसबदारी प्रथा, और मनसबदारी प्रथा का जो संबंध है ये अकबर से है, जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिए गए हैं। तो अकबर जान के द्वारा शुरू की गई थी मनसबदारी प्रथा, मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक प्रणाली थी, और 1595 से लेकर 1595 से 96 के मध्य में जहांगीर प्रथा के स्थान पर आरंभ की गई थी। और मनसबदारी प्रथा जो एकता प्रथा है इसका ही सुधरा हुआ रूप था ये। मनसब मनसब का मतलब है दर्जा, ओहदा कह देते हैं या फिर स्थान। शब्द मुगल प्रशासन के राजकीय पदानुक्रम में व्यक्ति का स्थान दिखाता है। मनसबदार सैनिक और असैनिक दोनों ही कार्य करते थे, और मनसबदारों को वेतन के रूप में नकद और जागीरें जो वो दी जाती थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने आक्रमण किया था, तो कौन सा स्थान है? फतेहाबाद, सिरसा, हिसार या इन सभी पर किया था। तो तैमूर ने आक्रमण किया था, और ये सारे ही स्थान हैं जो ऑप्शन डी में यहाँ पर आए हैं। तो तैमूर जो है 14वीं शताब्दी का एक शासक था ये, और इन्होंने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, और उसने हरियाणा के सिरसा, फतेहाबाद और हिसार इन तीनों ही स्थानों पर, तीनों ही जो नगर हैं इन पर आक्रमण किया था। और सबसे पहले उन्होंने सिरसा पर आक्रमण किया था, और यहाँ पर भारी संपत्ति जो भी लूटी थी। और ये जो तैमूर है, तैमूरलंग, इन्होंने भारत पर नसरुद्दीन महमूद शाह के समय दिल्ली पर आक्रमण किया था, और ये एक पैर से लंगड़े थे, इस कारण से इनका नाम तैमूरलंग पड़ा था। और तैमूर जो 15 दिन दिल्ली पर रहने के पश्चात वापस चले गए थे, और खिजर खां को अपनी विजित प्रदेशों का राज्यपाल नियुक्त किया था। और वापस लौटते समय तैमूर ने जीते गए क्षेत्र लाहौर, मुल्तान, दीपालपुर का जो प्रशासन है वो खिजर को सौंप दिया था, और खिजर खां ने ही सैयद वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट आ जाता है तराइन की दूसरी लड़ाई में कौन हार गए थे। अब तराइन यहाँ पर भी 2 युद्ध हुए हैं, पहला 1191 में हुआ था, और दूसरा जो है 1192 में हुआ था। तो 2 युद्ध हुए हैं यहाँ पर तराइन में। तो इसमें जो है दूसरी लड़ाई में हार गए थे। अब कौन हार गए थे इसमें? तो पृथ्वीराज चौहान जो इसमें हार गए थे। पहली लड़ाई जो थी इसमें जीत गए थे, मोहम्मद गोरी के साथ हुई थी, और दूसरी जो इसमें मोहम्मद गोरी जीत गए थे और ये हार गए थे। तो 1192 में हुआ था ये दूसरी लड़ाई। नेक्स्ट आ जाता है नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी, करनाल की, पानीपत, तराइन या हिसार की। तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में भी लड़ाई हुई थी, तो कौन सी थी ये, और इस लड़ाई का संबंध है करनाल से। तो करनाल की लड़ाई थी ये 1719 से 48 ईस्वी के बीच हुई थी करनाल में। नादिर शाह जो है इनकी जीत इसमें हो गई थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है अशोक स्तंभ पर किस लिपि में, या अशोक स्तंभ जो है उस पर जो लेख जो लिखा हुआ कौन सी लिपि में है, देवनागरी, ब्राह्मी, गुप्त या उर्दू में। तो अशोक स्तंभ पर जो ब्राह्मी लिपि है इसमें लेख लिखा हुआ है, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। तो लिपि ब्राह्मी थी, इसमें भाषा प्राकृत थी। नेक्स्ट आ जाता है
तो यहाँ पर जो लड़ाई हुई है और किसके साथ हुई है, कब, कौन से वर्ष में, तो इस प्रकार का जो आपने यहाँ पर बताना है इसमें। तो जैसे यहाँ पर पानीपत की पहली लड़ाई पता ही है, यहाँ पर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 1526 जो इसमें हुई थी। और दूसरी फिर जो लड़ाई है वो 1556 में, और तीसरी जो है जो 61 है 1761 इसमें हुई थी। प्रथम युद्ध की बात करें तो 21 अप्रैल 1526 इसकी कंप्लीट जो है डेट थी, 21 अप्रैल और 1526 ये इसकी डेट थी पहली। तो इसको फरगना के बादशाह जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर और दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, इनके बीच पानीपत में हुई थी। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी, और इस युद्ध के परिणामस्वरूप लोदी वंश के साथ सल्तनत काल का भी अंत हो गया था, और बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी थी। दूसरा जो है 1556 थी डेट, और ये जो है हेमू, जिसे हेमचंद्र विक्रमादित्य कह देते हैं, और अकबर के सेनापति के बीच पानीपत के मैदान में हुआ था ये। और इस युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया था, और इस युद्ध में हेमू की हार हो गई थी, और अकबर जो इसमें जीत गए थे। तीसरे नंबर की जो 1761 में हुई थी, अहमद शाह अब्दाली उर्फ जो दुर्रानी है और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के संरक्षक और सहायक मराठों के बीच में। और इस युद्ध में मराठा जो सेनापति थे सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव भाऊ, ये इसमें मारे गए थे। तो इस आधार पर आप इसमें देख सकते हैं ऑप्शन या कौन सा हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है गोहाना का नामकरण किस राजा के द्वारा कराया गया था, हर्षवर्धन, पृथ्वीराज चौहान, अकबर या हेमचंद्र। गोहाना, तो इसका अगर हम संबंध देखें तो यहाँ पर किससे है, और इसका संबंध या पृथ्वीराज चौहान से रहेगा, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिए गए हैं। तो कौन सा नगर किन के द्वारा बसाया गया है, अगर हम देखें तो जैसे रेवाड़ी है, रेवाड़ी का संबंध करमपाल से है। रोहतक का जो राजा थे रोहतास ब्रह्मो, इनके नाम पर है। जज्जर का छज्जू जाट थे। हांसी का आसाराम जाट। पानीपत महाराजा दंडपति। महेंद्रगढ़ अनंगपाल। हिसार फिरोज तुगलक। गोहाना पृथ्वीराज चौहान। अम्बाला अम्बा राजपूतों के द्वारा। बहादुरगढ़ राठी जाटों के द्वारा। भिवानी नीम सिंह के द्वारा, और दादरी जाट बिलवराज के द्वारा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये नगर उनके जाट बसाने वालों के नाम थे। नेक्स्ट आ जाता है महाभारत की लड़ाई शुरू होने से पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। अब श्री महाभारत पुराण, भगवद गीता, ईशावास्य उपनिषद या आदित्य हृदय का, तो कुरुक्षेत्र में जब युद्ध हुआ था जहाँ पर गीता का उपदेश जय श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया गया था, तो ऑप्शन जो बी वाला इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में जो नवग्रह कुंड स्थित है, कुरुक्षेत्र, कैथल, गुड़गांव या फरीदाबाद में। तो नवग्रह कुंड की अगर हम बात करें तो ये कैथल में है, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। तो कैथल के जो पुरातन तीर्थ है इसमें नवग्रह कुंड का विशेष महत्व है। और महाभारत के समय भगवान कृष्ण ने अभ्युत्थान हेतु नवग्रह यज्ञ का अनुष्ठान धर्मराज युधिष्ठिर के हाथों करवाकर नवग्रह कुंड का निर्माण करवाया था। और इन कुंडों में स्नान के महत्व के कारण कैथल को छोटी काशी भी कहा गया है। नेक्स्ट है औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 ईस्वी में धार्मिक नीति के विरोध में इनमें से कौन सा विद्रोह हुआ था, बुंदेला, जाट, सतनामी या सिख। तो अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में तो विद्रोह हुआ था। अब ये विद्रोह बुंदेला, जाट, सतनामी, सिख कौन से वाला था, तो ये था जाट विद्रोह, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में आया है। तो 1669 में हुआ था ये। ब्रजमंडल के जो किसान थे इन्होंने तिलपत के जमींदार ओलाउफ गोखला सिंह सिनीवार, जो गोखला जाट के नाम से मशहूर थे, के नेतृत्व में औरंगजेब आलमगीर प्रथम के विरुद्ध बगावत की थी। तो ये जाट विद्रोह था, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है हड़प्पा सभ्यता का स्थल बनावली किस जिले में है। तो सोनीपत, भिवानी, बनर्जी, जोशी। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का स्थल बनावली, तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ रह गए हैं। तो ये हड़प्पा सभ्यता स्थल बनावली को जो है इसको फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई में किसने निकाला था। तो ये खुदाई में जो है किसने निकाला था, इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो ये
GR साहनी, RS बिष्ट, RD बनर्जी या JP जोशी। तो कौन थे इसमें? और ये थे RS बिष्ट। तो हड़प्पा सभ्यता स्थल बनावली को फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई में निकाला था, तो ये RS बिष्ट थे। तो बनावली जो स्थान है ये फतेहाबाद में आ जाता है, एक गांव है छोटा सा। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का अवशेष हेतु प्रसिद्ध जो मिथाथल ये स्थित है। सिंधु सभ्यता के अवशेषों हेतु प्रसिद्ध, सिंधु सभ्यता के अवशेषों हेतु प्रसिद्ध मिथाथल ये कहाँ पर है? जींद, हिसार, भिवानी या इनमें कोई भी नहीं। तो सिंधु सभ्यता के अवशेष हेतु प्रसिद्ध है मिथाथल, और कहाँ पर है? ये भिवानी में है, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर दिया गया है। तो मिथाथल जो गांव है ये जिला भिवानी के अंतर्गत आता है। और डॉक्टर जो सूरजभान थे, इन्होंने 1967-68 में इस पूरा स्थल का निरीक्षण करने के उपरांत यहाँ पर खुदाई की थी, जहाँ उन्हें प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति और हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा संस्कृति के जो अवशेष प्राप्त हुए थे। और फिर 1915-16 में इस पुरास्थल से गुप्त और कुषाणकालीन सोने के सिक्के भी प्राप्त हुए थे। इसके अलावा फिर 1965 में टीले के पास जो नहर थी, खोदते समय तांबे के 13 छल्ले और 2 भाले भी यहाँ से प्राप्त हुए थे। तो मिथाथल जो भिवानी में है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से कौन सा स्थल फतेहाबाद जिले में स्थित है। अब फतेहाबाद जो है इसमें कौन सा आ जाता है? यहाँ पर जो है ये कुछ रह गया इसमें, तो यहाँ पर था ये कौन सा सही सुमेलित है। तो कौन सा जो है इनमें सही सुमेलित है वो बताना है। अब सही कौन सा है इसमें? भड़खल, फरीदाबाद, भिंडावास, झज्जर, ब्रह्मसरोवर, कुरुक्षेत्र, दमदमा, गुड़गांव। तो सही बताना है इसमें सही कौन सा है। अब सही की बात करें तो यहाँ पर जो भड़खल, फरीदाबाद और भिंडावास, खपरावास झज्जर में है, और ब्रह्मसरोवर कुरुक्षेत्र में है, और दमदमा गुड़गांव में है। तो इस प्रकार से देखें तो ये जो है यहाँ पर सही आंसर इसमें हो जाएगा, मतलब सारे के सारे ठीक है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, किस राजा की राजधानी हरियाणा की थानेश्वर सिटी थी? कनिष्क, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या सम्राट अशोक की? तो इसका संबंध राजा हर्षवर्धन से है। तो हर्षवर्धन जैन का जन्म हुआ था 589 में, 589 ईस्वी में हुआ था। और राज्यवर्धन की कन्नौज में हुई हत्या के बाद सन 606 ईस्वी में थानेसर का राजकाज 17 वर्ष की आयु में हर्षवर्धन ने संभाला था। और इनका फिर राज्याभिषेक 612 ईस्वी में हुआ था, और उन्हें राजपुत्र की उपाधि और शिलादित्य उपनाम धारण करके कन्नौज की गद्दी प्राप्त की थी। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में जो उत्तर भारत जो था, इसमें एक बार पुनः राजनीतिक एकता और सांस्कृतिक और आर्थिक विकास का युग आ गया था। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे महर्षि बाणभट्ट, और इन्होंने इनके जीवन चरित्र के ऊपर हर्षित काव्य लिखा था। और चीन यात्री हेनसांग इनके जो है समय में भारत यात्रा पर आए थे। नेक्स्ट है, बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे? तो बौद्ध काल के किन महाजनपदों में आधुनिक हरियाणा के क्षेत्र शामिल थे? कुरु, पंचाल, कौशलवज्जी, अवंती, मगध, वत्सोर, ये आ जाएगा वत्सोर, चेदी। तो सही आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा इसमें, तो कुरु और पंचाल थे। अगला क्वेश्चन आ जाता है, राजा हर्षवर्धन के समय हरियाणा का कौन सा नगर वैभव संपन्न था? थानेसर, पंचकुला, फरीदाबाद या अम्बाला? तो हर्षवर्धन की बात है, तो हर्षवर्धन से आप समझ सकते हैं इनका संबंध थानेसर से था, तो यही सही आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से कौन भारत में सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है? राखीगढ़ी, और ये भिराना है, यहाँ पर भिराना, बनावली और कुनाल। तो सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल की अगर हम बात करें इनमें कौन सा है, तो ये राखीगढ़ी है,
हिसार के अंतर्गत आता है ये। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा के किस नगर का वर्णन तथा साम्राज्य की चर्चा चीनी यात्री हिंसांग के द्वारा लिखित पुस्तकों में मिलती है? थानेसर, पटियाला, महेंद्रगढ़ या कुरुक्षेत्र की? तो इसमें हमारा सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, क्योंकि राजा हर्षवर्धन के समय में आते हैं, तो थानेसर से इनका संबंध हो जाएगा। और इनकी पुस्तक जय सीयू की है, जिसमें इन्होंने भारत यात्रा के बारे में बताया था, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए आए थे। नेक्स्ट है, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ इनमें से एक थी? महानगरी, कौशाम्बी, मथुरा या फिर वाराणसी? तो कुरु की राजधानी वर्तमान हरियाणा दिल्ली के जो 16 महाजनपद हैं इनमें से एक थी। कौन सी थी ये? तो इंद्रप्रस्थ थी, पर इंद्रप्रस्थ हो जाएगा, इंद्रप्रस्थ, तो इंद्रप्रस्थ थी। तो कुरु की राजधानी 16 महाजनपदों में से एक थी। 16 जो महाजनपद थे इनमें से एक थी, तो ये इंद्रप्रस्थ थी। दिल्ली कह देते हैं जिसको। अगला जाता है क्वेश्चन हमारा, कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई में प्राप्त हुआ है? बनावली, और ये यहाँ पर जो हम कर लेते हैं धोलावीरा हो गया, कालीबंगा, और कोई सा भी नहीं कर लेते हैं यहाँ। तो कौन सा हड़प्पा सभ्यता स्थल फतेहाबाद हरियाणा से खुदाई में प्राप्त हुआ है? तो कौन सा प्राप्त हुआ था? बनावली, जो ऑप्शन ए में है। तो बनावली फतेहाबाद जिले का एक छोटा सा गांव है, और इसके समीप ही 2 टीलों की एक देवी है, जो कि पुरातत्व की दृष्टि से अत्यधिक महत्व की बताई गई है। और थे की प्राचीनता का जो बौद्ध वर्ष 1965 में पता लगा था, किंतु सरकार के जो पुरातत्व विभाग है उनके जो विधिवत खुदाई की थी, और 1974 में यहाँ पर इसकी खुदाई का काम शुरू किया गया था। और शिशवाल युग की यहाँ से जो पुरानी जो वस्तुएं प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक हरियाणा प्रदेश के हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? तो तुगलक शासक फिरोज तुगलक ने हरियाणा प्रदेश के हिसार जिले में नगर बसाया था। तो ये टोहाना, हंसी, सिवानी, फतेहाबाद कौन सा था? तो ये था फतेहाबाद, जो ऑप्शन डी में आया है। तो जैसे कि अभी हमने इनके ऊपर क्वेश्चन ही किए थे, कौन सा नगर किन के द्वारा बसाया गया था? जैसे अम्बाला राजपूतों के द्वारा, बहादुरगढ़ राठी जाटों के द्वारा, भिवानी नीम सिंह के द्वारा, दादरी बिलवराज के द्वारा, रेवाड़ी करमपाल के द्वारा, रोहतक राजा रोहतास चौथे इनके नाम पर, झज्जर छज्जू जो जाट है इनके नाम पर, हंसी आसाराम जाट, पानीपत महाराज धनपति, महेंद्रगढ़ अनंगपाल, हिसार फिरोज तुगलक, और गोहाना पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के इनमें से कौन से उत्खनन स्थल सुमेलित है? मतलब सही कौन सा है इसमें? हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के इनमें से कौन से उत्खनन स्थल सही सुमेलित हैं? अब सही इनमें कौन सा है? मिताथल, भिवानी, राखीगढ़ी, फतेहाबाद, बनावली, यमुनानगर और कुणाल, कुरुक्षेत्र। तो मिताथल भिवानी यही ठीक है। इसमें मिताथल भिवानी में है, परमाणा रोहतक में है, बादली झज्जर में है, मदीना रोहतक में है, मानहेरा ये भी भिवानी में है, नौरंगाबाद भिवानी में है, अग्रवा हिसार में है, अनंतपुर फरीदाबाद में है, ओथा ये गुरुग्राम में है, बालू कैथल में है, बनावली फतेहाबाद में है, भगवानपुरा कुरुक्षेत्र में है, दौलतपुर ये भी कुरुक्षेत्र में है, कसीतल ये भी कुरुक्षेत्र में है, खोखराकोट ये रोहतक में है, कुणाल फतेहाबाद में है, मिर्जापुर ये भी कुरुक्षेत्र में है, कणका कुरुक्षेत्र में है, और सुघ जाए जमनगर में है, और थानेसर ये कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट आ जाता है, सम्राट हर्षवर्धन के किस पूर्वज ने थानेश्वर कहा जाता था जिसको, नगर के समीप थानेश्वर महादेव मंदिर बनवाया था? प्रभाकर वर्धन, नरवर्धन, पुष्यभूति, आदित्यवर्धन ने? तो ये बसाया गया था पुष्यभूति के द्वारा बनवाया गया था, पुष्यभूति जो ऑप्शन सी में है। तो थानेश्वर जो नगर है इसके उत्तर में कुछ दूरी पर सम्राट जो हर्षवर्धन इनके पूर्वज थे राजा पुष्यभूति, तो इनके द्वारा निर्मित थानेश्वर महादेव मंदिर जो ये बनवाया गया था, जो कि प्रसिद्ध है। और यही स्थान है जहाँ पर पांडवों ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी और उनसे महाभारत युद्ध में विजय का आशीर्वाद प्राप्त किया था।
अगला क्वेश्चन आ जाता है, प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय रेवाड़ी के जो शासक थे इनमें से कौन थे? राव तुलाराम, कर्ण सिंह, हेमचंद्र, हेमकादित्य जिनको, या फिर फूल सिंह, कौन थे? तो प्रसिद्ध मुगल शासक अकबर के समय रेवाड़ी के शासक थे हेमचंद्र, हेमू, जो ऑप्शन सी में यहाँ पर आए हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, प्रभाकर वर्धन राजवंश का प्रथम राजा था जिन्होंने अपनी जो राजधानी है वो स्थापित की थी। प्रभाकर वर्धन राजवंश का प्रथम राजा जिन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की थी थानेसर, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत में। तो इस स्थान जहाँ थानेसर है, ऑप्शन ए वाला। तो प्रभाकर वर्धन राजवंश का प्रथम राजा था जिसने अपनी राजधानी थानेसर में स्थापित की थी। और पुष्यभूति वंश के सबसे शक्तिशाली शासक प्रभाकर वर्धन का 500 ईस्वी में राज्याभिषेक हुआ था। और आदित्यवर्धन के बाद इनकी जो रानी थी महासेन गुप्ता से उत्पन्न उनका पुत्र प्रभाकर वर्धन ये शासक बना था। और उसका एक अन्य नाम प्रतापशील भी था। उसने परम भट्टारक महाराज अधिराज की उपाधि भी धारण की थी। और हुण शासकों को पराजित कर प्रभाकर वर्धन ने लाट, मालव, सिंधु, गंधार राज्य पर विजय प्राप्त की थी। और मृत्यु की बात करें तो प्रभाकर वर्धन की जा 605 में हो गई थी, 605 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अम्बाला से प्राप्त जो अभिलेख है टोपरा जो स्थान है किस शासक के समय का है? टोपरा ये जमनगर में है, यहाँ पर अशोक चक्र भी है सबसे बड़ा। तो अम्बाला से प्राप्त अभिलेख किस शासक के समय के हैं? तो इनका जो संबंध है ये अशोक से हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर है हमारा। तो ये टोपरा गांव है यमुनानगर में, तो यहाँ पर है अशोक चक्कर लगा हुआ। नेक्स्ट है, कौन सा अभिलेख जानकारी देता है कि हरियाणा राज्य की राजधानी दिल्ली है? लाडनू अभिलेख, तोशाम, पेहवा या शीर्षा अभिलेख। तो कौन सा अभिलेख जानकारी देता है कि हरियाणा राज्य की राजधानी दिल्ली थी? तो ये लाडनू अभिलेख है जो राजस्थान में है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा स्थल सीसवाल संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो सीसवाल संस्कृति से संबंध नहीं है हिसार, भिवानी, पंचकुला या फिर कैथल का। तो नहीं है तो पंचकुला का है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन सा स्थल एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था जहां घोड़ों का व्यापार भी होता था? पेहवा, थानेसर, जगाधरी या फिर कुरुक्षेत्र, कौन सा था ये? तो ये पेहवा है, ऑप्शन ए वाला। पुराना नाम की बात करें तो पृथुदक इसका पुराना नाम था और एक हिंदू तीर्थ है ये। तो यहाँ पर घोड़ों जहन का व्यापार होता था। नेक्स्ट आ जाता है, किस मुगल शासक के समय सतनामी विद्रोह का दमन किया गया था? तो सतनामी विद्रोह का दमन हुआ था अकबर, हुमायूं, जहांगीर, औरंगजेब के समय में। तो इसका जो संबंध है ये औरंगजेब से रहेगा, जो ऑप्शन डी में है यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है, किस भारतवंशी शासक ने हरियाणा प्रदेश से अपना वीजा अभियान शुरू किया था? तो भारतवंशी शासक है जिन्होंने हरियाणा प्रदेश से अपना वीजा अभियान शुरू किया था। सूरदास, अर्जुन, भरत या फिर भीष्म। और सेंसर की बात करें तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। तो ये सूरदास हैं, सूदास, तो ये सूदास हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, 12वीं शताब्दी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था? विग्रहराज 6, 2, अर्णोराज या पृथ्वीराज चौहान ने। तो 12वीं शताब्दी के किस शासक ने, तो 12वीं शताब्दी किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण कर तोमरों को पराजित किया था? तो ये अर्णोराजा थे, ऑप्शन जो यहाँ पर सी में आए हैं। तो 1131 में आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, आधुनिक हरियाणा राज्य का निर्माण कब किया गया था? 1 नवंबर 1966, 67, 58, 47 में। तो हरियाणा के निर्माण की बात करें तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा की स्थापना हुई थी पंजाब से अलग होकर भाषा के आधार पर, जो ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, औद्योगिक कालीन ब्रह्मा औद्योगिक कालीन जो तो औद्योगिक कालीन प्राक हड़प्पा, तो प्राक हड़प्पा, हड़प्पा, परवर्ती हड़प्पा आदि संस्कृतियों के प्रमाण हरियाणा में किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये बनावली, सीसवाल, मिर्जापुर या इन सभी से प्राप्त हुए हैं। तो औद्योगिक कालीन, प्राक हड़प्पा,
या हड़प्पा, परवर्ती हड़प्पा, इन संस्कृतियों के प्रमाण। तो बनावली जो स्थान है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है महाभारत काल से शताब्दी पूर्व आर्यवंशी कुरुओं ने इस प्रदेश में किस युग का प्रारंभ किया था? ऋग्वेद, मतलब यहाँ पर ये कृषि युग आ जाएगा। तो ये कौन सा था? कृषि युग। और यहाँ पर हम ताम्र कर लेते हैं, ताम्र, लौह या धातु युग। तो महाभारत काल से शताब्दी पूर्व आर्यवंशी कुरुओं ने इस प्रदेश पर किस युग का प्रारंभ किया था? तो ये था जो ऑप्शन ए में है, कृषि युग का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है भगवान कृष्ण जैन के द्वारा विश्व प्रसिद्ध गीता का उपदेश हरियाणा में कौन से स्थान पर दिया गया था? तो ये कुरुक्षेत्र में था, जो ऑप्शन सी में आया है। नेक्स्ट आ जाता है 1798 से 94 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर शासक था। तो महादजी सिंधिया, माधवराव सिंधिया, राजाजी सिंधिया या फिर राजा उमेद सिंह। तो 1789 से 94 के दौरान हरियाणा पर शासन था, और हरियाणा पर जो शासन जो था ये महादजी सिंधिया जो इनका था, जो ऑप्शन ए में आए हैं। तो ये उज्जैन के शासक थे। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध था 1766 में जो हुआ था, इसके बाद मराठों के उत्थान में इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो महादजी सिंधिया का संबंध जो इनका समय है 1789 से 94 के दौरान, तो दिल्ली और हरियाणा पर शासन किया था। नेक्स्ट आ जाता है थे पोलर का संबंध कहाँ से है? फरीदाबाद, कैथल, करनाल या पानीपत। थे पोलर का प्राचीन स्थल, तो ये जो कैथल में है, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर आया है। तो प्राचीन गांव है जो कैथल में है, और महाभारत का जो युद्ध था उसके दौरान ये तबाह हो गया था। इसके बाद इनमें से किस पुस्तक में अग्रोहा हिसार का उल्लेख हुआ है? राजतरंगिणी, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका, मालती माधवी, दिव्य अवदान में। तो अग्रोहा जो हिसार में है तो उल्लेख हुआ है, और ये दिव्य अवदान है, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर आया है। तो कौन सा था ये? दिव्य अवदान। ये बौद्ध पुस्तक है दिव्य अवदान, और तो इसमें हुआ था ये। तो ये तो हमारे आपके जो हरियाणा जी के जो इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और इसके बाद फिर हमारी इंग्लिश ग्रामर जो इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर इसमें हमारा क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। रोहन एक्सरसाइज एंड एट ए लॉट लेस्ट ही शुड नॉट बी वीक। तो रोहन जो उन्होंने खूब व्यायाम किया और खूब खाया, कहीं ऐसा ना हो कि वह कमजोर न पड़ जाए। तो लेस्ट ही शुड नॉट बी वीक, तो यहाँ पर सही आपने बताना है। तो सही की बात करें तो कौन सा रहेगा इसमें? तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। लेस्ट के साथ शुड जो इसका प्रयोग होता है, लेस्ट ही शुड बी वीक, तो नॉट नहीं आएगा यहाँ पर, लेस्ट ही शुड बी वीक। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर जो है अपने विपरीतार्थक, विलोम, उल्टा जो है वो बताना है। तो राहुल न्यू दैट रोस्टिंग द डिलाइट प्रोसेस वुड ओनली लीड टू मिस्टेक्स। तो राहुल जानता था कि नाजुक प्रक्रिया में जल्दबाजी करने से केवल गलतियां होंगी। सस्पेक्टिबिलिटी जो इसका मतलब होता है संवेदनशीलता, और अब्सुर्डिटी जो है कह देते हैं बेतुकापन को, ज्ञानेवर जो है कह देते हैं कुतरने वाले को, और सेरेनिटी ये कह देते हैं शांति को। तो इसमें अगर हम देखें तो इसका जो विलोम उल्टा कौन सा बनेगा? तो सेरेनिटी हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में यहाँ पर आया है। तो यही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट मीन्स द सेम एज अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड्स।
to fill in the blanks. Most of the rivers dry up during the summer season, but the Ganga is full of water around the year because it is. तो अधिकांश नदियाँ गर्मी के मौसम में सूख जाती है, लेकिन जो गंगा पूरे वर्ष भर भरी रहती है, क्योंकि यह एक बेनियल है, मतलब द्विवार्षिक है। बेनियल ये वर्ष में 2 बार चलने वाली है, और ये परमिनल ये कह देते हैं 12मासी को, और एनुअल मतलब वार्षिक है। तो इसका मतलब जो पूरे वर्ष चलती है उसको क्या कहा जाता है, तो पूरा वर्ष चलने वाली जो है उसको परमानेंट कह देते हैं। जैसे तो वैसे आप इसको याद रख सकते हैं परमानेंट के अनुसार। तो पेरिनल इसको कहा जाएगा जो 12मासी है, मतलब 12 महीने चलने वाली। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। ऑन क्लाउड 9, तो इसका यहाँ पर बताना है क्या मतलब है। बीइंग एंग्री विद समवन, किसी पर गुस्सा होना। बीइंग वेरी डिलाइटेड, बहुत खुश होना। फ्लाइंग इन द स्काई, आकाश में उड़ना। या बीइंग वेरी हाई, बहुत ऊंचा होना। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ अगर हम यहाँ पर देखें ऑन क्लाउड 9, तो इसका अर्थ जो है यहाँ पर ऑप्शन बी जो इससे लिया गया है, बीइंग वेरी डिलाइटेड, तो ऑप्शन बी जो है इसमें हो जाएगा। तो ये कह देते हैं बहुत खुश होने को। तो बीइंग वेरी डिलाइटेड में बहुत खुश होना, तो ऑप्शन बी इसमें हो जाएगा। ऑन क्लाउड 9 बहुत खुश होना, बीइंग वेरी डिलाइटेड। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग टू फिल इन द ब्लैंक व्हेन numerous idea are presented in a historical context. more than can be seen. तो इसका देखें तो यहाँ पर कौन सा बनेगा सही। सही जो है यहाँ पर ऑप्शन ए वाला है, तो ये सही। इसमें PARA LISN, तो यही ठीक रहेगा इसका। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आर गिवन बिलो इन जंबल ऑर्डर। अरेंज द पार्ट्स इन करेक्ट ऑर्डर फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस। तो लाइनें यहाँ पर आगे पीछे हैं, और सही जो है वो यहाँ पर इनको लगाना है। तो सही जब हम इनको करेंगे तो कौन से वाला बनेगा यहाँ पर, तो ऑप्शन सी जो है ये इसका बन जाएगा BDAC, तो ये वाला इसका बन जाएगा। और बी भी बन सकता है वैसे इसका, आई हैव ए ड्राइविंग लाइसेंस बट नो रियल ड्राइविंग एक्सपीरियंस, सो आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ माई सेल्फ रीचिंग होम सेफली। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है लेकिन कोई वास्तविक ड्राइविंग क्या अनुभव जो अनुभव है वो नहीं है, इसलिए मुझे अगर सुरक्षित रूप से पहुंचने का पूरा भरोसा नहीं है। तो ये भी बन सकती है इसकी लाइन जो ऑप्शन बी वाली है। इसके बाद आ जाता है इंग्लैंड विच इज नोन एज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी पर्पज। तो इंग्लैंड जो कि उद्देश्य के लिए बिजली पैदा करने वाले एक परमाणु ऊर्जा स्टेशन के रूप में जाना जाता है। तो ये कमर्शियल मतलब कौन से वाला ठीक है, इसमें व्यावसायिक कह देते हैं जिसको। तो इसमें अगर हम सही की बात करें तो ऑप्शन जो डी में है यहाँ पर, तो ये वाला इसमें सही है। COMMERCIA कमर्शियल जो है यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। इंग्लैंड जो कि व्यावसायिक उद्देश्य के लिए बिजली पैदा करने वाला पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन जो इसका ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। कैन यू कंपोज इन इंस्पायरिंग पोएम। तो इसमें देखें तो सही जो इसका कौन सा बनेगा, तो सही की अगर हम बात करें तो कौन सा हो सकता है इसमें, यहाँ पर ऑप्शन जो है सी वाला, तो यही हो जाएगा। कैन एन इंस्पायरिंग पोएम बी कंपोज्ड बाय यू, क्या आपके द्वारा एक प्रेरणादायी कविता लिखी जा सकती है। तो क्वेश्चन भी किया गया है यहाँ पर, तो क्या आपके द्वारा एक प्रेरणादायी कविता लिखी जा सकती है। तो ऑप्शन सी जो है इसका हो जाएगा।
इसके बाद सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसका जो है अपने सही जो इनमें अर्थ है वो आपने बताना है। तो सही इसमें या कौन सा है? इम्पिडेंट ये अधीर जो होता है उसको क्या देते हैं? गुड टेम्पर अच्छे स्वभाव वाला जो होता है उसको क्या देते हैं? एरोगेंट ये अभिमानी को क्या देते हैं? और वास्पिस जो है ये चिड़चिड़ा जो होता है उसको क्या देते हैं? तो सही आंसर की अगर हम बात करें तो सी आंसर इसमें कौन सा है? सी आंसर जो है यहाँ पर इसमें ऑप्शन डी वाला है। तो सी आंसर ये वाला हो जाएगा, वास्पिस मतलब जो चिड़चिड़ा है। तो यही जो है इसमें सी आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये जो है यहाँ पर इसका मतलब झगड़ालू होता है, झगड़ालू। तो झगड़ालू चिड़चिड़ा। इसके बाद आ जाता है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। समानार्थक बताना है यहाँ पर इसका। अब इसका जो समानार्थक की बात करें तो इसमें या कौन सा है? सॉलिट्यूड ये अकेलापन जो होता है उसको क्या देते हैं? और पेनल्टी जुर्माने को क्या देते हैं? पार्डन जो है ये क्षमा करने को क्या देते हैं? सोलेस जो है ये सांत्वना देना को क्या देते हैं? तो इसका जो हम देखेंगे तो सही जो है इसका कौन सा बनेगा? तो सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन जो है यहाँ पर सी हो। इसका जो है पार्डन मतलब जो है इसका, क्योंकि समानार्थक बताना तो पार्डन जो है इसका क्षमा करना होता है। तो डी यहाँ पर पार्डन जो हो जाएगा ये वाला, ऑप्शन सी हो जाएगा। पार्डन मतलब क्षमा करना, क्योंकि ये कंडोन जाइए उसको क्या देते हैं? माफ़ कर देना। कंडोन मतलब माफ़ कर देना। तो पार्डन ये भी वही होता है, क्षमादान करना। इसके बाद सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। इसका भी समानार्थक है वो आपने बताना है, टेंडेंसी का। अब इसका भी अगर हम समानार्थक देखें, ये प्रवृत्ति जो होती है उसको क्या देते हैं? प्रवृत्ति को डिस्टेंस डिस्टेस्ट, ये है डिस्टेस्ट की बात करें। अरुचि जो होती है उसको क्या देते हैं? डिको ये छलावे को क्या देते हैं? और प्रोनेस ये प्रवृत्ति को क्या देते हैं? और ए वर्जन जो है ये घृणा को क्या देते हैं? तो टेंडेंसी प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का देखें तो कौन सा बनेगा यहाँ पर? प्रोनेस ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला। ये भी प्रवृत्ति है और टेंडेंसी जो है ये भी प्रवृत्ति को ही कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस है द ट्यूटर वाज नॉट टीचिंग द स्टूडेंट। तो इसका बताना है शिक्षक छात्र को नहीं पढ़ा रहा था। द ट्यूटर वाज नॉट टीचिंग द स्टूडेंट। तो जब हम इसका बनाएंगे तो कौन से वाला यहाँ पर बनेगा इसका? तो यही बन जाएगा। तो क्योंकि लास्ट से शुरू हो गए द स्टूडेंट से, द स्टूडेंट वाज नॉट आईएनजी है तो बीइंग का प्रयोग होगा। द स्टूडेंट वाज नॉट बीइंग और टॉट बाय द ट्यूटर। इसके बाद आ जाता है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए बिटर पिल, ए बिटर पिल जो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? ए बिटर पिल मतलब कष्टदायक स्थिति का सामना करना, उसको क्या देते हैं? तो फेसिंग ए डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन, तो एक कष्टदायक स्थिति का सामना करना उसको क्या देते हैं? टॉकिंग नॉनसेंस, बकवास करना। आर्ग्यूइंग अननेसेसरली, अनावश्यक रूप से बहस करना। गेटिंग फ्यूरियस इजिली, आसानी से क्रोधित होना। तो ए बिटर पिल इसका जो यहाँ पर मतलब क्या होता है? बिटर पिल, तो ए बिटर पिल मतलब कष्टदायक स्थिति का सामना करना। तो यही हो जाएगा जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है, फेसिंग ए डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन। तो यही हो जाएगा इसमें। इसके बाद सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस
Bankrupts are those who are incapable to pay their debts. तो इसका बताना है यहाँ पर। अब ये इनकैपेबल जो आया है, इनकैपेबल ये वाला, इसका बताना है कैपेबल, पावरफुल, इनकम्प्लीट, मैरिज। तो कैपेबल मतलब सक्षम को कह देते हैं, पावरफुल या शक्तिशाली, इनकम्पिटेंट ये अक्षम को कह देते हैं, और मैरिज जो है ये अल्प जो होता है उसको कह देते हैं। तो इसका अगर हम देखें तो यहाँ पर सही इसका कौन सा बनेगा, इनकैपेबल। तो सही जो ऑप्शन सी जो है इसमें हमारा हो जाएगा, इनकॉम्पिटेंट मतलब अक्षम। दिवालिया वे लोग हैं जो अपने कर्ज चुकाने में अक्षम होते हैं, समर्थ नहीं होते हैं। तो वही होता है बैंकरप्ट्स आर दोज़ हू आर इनकैपेबल टू पे देयर डेब्ट्स। दिवालिया वे लोग होते हैं जो अपने कर्ज चुकाने में अक्षम होते हैं। इसके बाद पार्ट ऑफ सेंटेंस इक्विवेलेंट जंबल ऑर्डर, select the option that arrange the parts in the correct sequence to form a meaningful sentence। तो यहाँ पर भी क्या है, जो लाइनें जो आगे पीछे है और इनको सही जो क्रम है उसमें आपने लगाना है। सही क्रम या इनमें कौन सा होगा, और सही क्रम की बात करें तो इसमें ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, PROQ। तो ड्रीम्स प्रोवाइड एन एक्सेप्ट इनटू ए वर्ल्ड, और PQRS कहाँ गया, PR, तो ये S जो है ये OE है, तो ऐसे हो जाएगा। तो पहले जो P वाला आ जाएगा इसमें, ड्रीम्स प्रोवाइड एन एक्सेप्ट, और फिर R आ जाएगा, इनटू ए वर्ड ये वाला आ जाएगा, और फैंटास पॉसिबिलिटीज, और फिर क्या आ जाएगा, वेर रियलिटी इज सस्पेंडेड। तो ऐसे जो इनका यहाँ पर क्रम बनेगा। इसके बाद द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर, इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर mark no error as you answer। People admire him for he live by the same principles that he preached। तो इसमें देखें तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर कौन सा बनेगा, तो सही आंसर देखें अगर हम तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, he live by the same principles। तो यहाँ पर प्रिंसिपल्स जो है इसके स्थान पर प्रिंसिपल्स, PRINCIPLES इसका प्रयोग होगा। तो क्योंकि यहाँ पर विश्वास या फिर जो विचार है इसके बारे में बात हुई है, जो आपके मार्गदर्शन को बताता है। He lived by the same principles। तो PRINCIPLES। इसके बाद है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसका विपरीतार्थक विलोम उल्टा जो आपने बताना है, डॉगमेटिक, ये कट्टर या फिर हठधर्मी जो होते हैं उनको कह देते हैं। अब कंसर्न ये चिंतित जो होता है उनको कह देते हैं, और कंजर्वेटिव ये रूढ़िवादी जो होते हैं उनको कह देते हैं, और डिप्लोमेटिक ये कूटनीतिक जो होते हैं उनको कह देते हैं। तो सही आंसर जो है इसमें ये ऑप्शन बी वाला है इसका, लिबरल ये उदारवादी जो होते हैं उनको कह देते हैं। तो यही बन जाएगा इसका, क्योंकि विपरीतार्थक विलोम उल्टा बताना था इसका। तो डोमेटिक कट्टर या हठधर्मी, और ये उदारवादी, लिबरल मतलब उदारवादी। इसके बाद सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर इसका समानार्थक बताना है। तो समानार्थक देखें तो यहाँ पर इसका कौन सा बनेगा, अब समानार्थक की बात करें तो इसमें या यहाँ पर कौन सा हो सकता है, यहाँ पर ये किल्टर है, KILT या किल्टर है ये, ऑर्डर, डिसरिपेयर, और अनार्ची सिंबल्स। तो इस प्रकार से है, और सही आंसर जो है इसमें ऑप्शन ए वाला बनेगा, ऑर्डर ये वाला, सुव्यवस्थित कर देते हैं इसको। क्योंकि किल्टर जो होता है ये चालू हालत, चालू जो होता है उसको कह देते हैं किल्टर।
क्योंकि डिसरिपेयर जीर्णता को कह देते हैं, नार्चर या अराजकता को कह देते हैं, सिम्बेल्स जर्जर को कह देते हैं। तो इसी के जैसा बताना था, ऑर्डर इसका हो जाएगा यहाँ पर सुव्यवस्था। इसके बाद द गिवन सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 सेगमेंट्स, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज द सेगमेंट विद ए ग्रामेटिकल एरर। तो व्याकरण की दृष्टि से गलती है या नहीं है वो बताना है। वी वर ऑन द वे टू द पार्टी, सडनली देयर विल ए हैवी डाउनफॉल। तो जिसमें देखें तो कौन सा बनेगा इसका, तो सही जो है इसमें ऑप्शन सी वाला बनेगा, ये वाला, विल ए हैवी डाउनफॉल, ये वाला इसमें हो जाएगा। क्योंकि ये जो सेंटेंस जो है फ्यूचर में नहीं बल्कि पास्ट में है, तो इसलिए इसमें वर्ब के पास्ट फॉर्म वाज जो है इसका प्रयोग होगा। तो वाज ए हैवी डाउनफॉल, तो वाज ए हैवी डाउनफॉल ये वाला इसका बनेगा। तो इसी में गलती है यहाँ पर, वाज ए हैवी डाउनफॉल। इसके बाद है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट रिप्लेस द ब्रैकेट वर्ड करेक्टली एंड कंप्लीट द सेंटेंस ही सीक फॉर द वॉलेट इन हिज पॉकेट। तो इसमें देखें तो यहाँ पर कौन सा बनेगा इसका, सो, हैड सीकिंग, आर सीकिंग या सीकिंग। तो इसमें अगर हम सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा इसमें, सो ये हो जाएगा इसका। क्योंकि सीक की पास्ट फॉर्म सो है जो सिंपल पास्ट जो टेंस उसको दिखाती है, तो सो जो है सबसे ठीक रहेगा इसमें, SOUGHT। तो ये हमारे जो आपके इंग्लिश जो ग्रामर है इसके क्वेश्चन थे। इसके बाद में फिर हमारी रीजनिंग या इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों का सार्थक क्रमजाव दिखाता है। अब जैसे यहाँ पर पौधा, पेड़, मिट्टी, फल, बीज, तो सबसे पहले क्या होगा इसमें, सबसे पहले नंबर पर मिट्टी होती है, मिट्टी में फिर आप बीज लगाते हैं, बीज के बाद पौधा बनता है, पौधे के बाद वो पेड़ बनता है और उसके बाद फिर उस पर फल लगते हैं। तो ऐसे ही होता है इनका क्रम। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं इसका कौन सा वाला क्रम हो जाएगा, 3 4 1 2 5। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं और सी आंसर इसमें हो जाएगा हमारा। 3 5 1 2 4, 3 5 1 2 4, ये वाला हो जाएगा इसमें, पहले 3 फिर 5, ये वाला हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर एक अगली संख्या बतानी है। अब इसमें देखें तो कौन सी बनेगी यहाँ पर। अब सही आंसर की बात करें तो कौन सा बनेगा इसमें, तो PYB ये वाला हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए वाला। तो इसमें क्या है, A से F 5 अल्फ़ाबेट आ जाते हैं। इसी प्रकार से F से K में 5, इसी प्रकार से नेक्स्ट में देखेंगे हम K से आगे तो P हो जाएगा। इसी प्रकार से M से Q में देखें तो 4, Q से U में देखें 4, तो ऐसे ही फिर यहाँ पर 4 होने चाहिए इससे भी आगे Y में। और फिर इस प्रकार से देखें तो नेक्स्ट में इसमें V से X 2, X से Z इसमें भी 2, और इसी प्रकार से नेक्स्ट में तो यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पर जो श्रृंखला है इसका सही क्रम जो है वो आपने बताना है, सही इसमें कौन से वाला बनेगा। इससे आगे क्या आएगा, यहाँ पर कौन सा क्रम इसमें चला हुआ है, स्थाई और 5 32, 32 में से 2 कम किए गए हैं 30, फिर इसमें 5 जोड़ दिए गए हैं 35, फिर 2 इसमें से कम कर दिए गए हैं। तो मतलब 5 2 5 2 ये वाला क्रम है। इसके बाद 5 जोड़ेंगे इसमें तो 33 और 5 38 जा होना चाहिए, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें 5 जोड़ने हमने। फिर नेक्स्ट आ जाता है नीचे 2 कथनों के आगे 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। आप उसमें अंतर ज्ञात तथ्य में अंतर होने पर भी दोनों वाक्यों की पड़ताल सत्य समझकर करें। जैसे यहाँ पर है कि सभी जानवर जो पक्षी हैं, सभी जानवर पक्षी हैं,
इसका निष्कर्ष देखें तो कुछ जानवर मनुष्य हैं, कुछ पक्षी मनुष्य हैं। तो इसमें देखें तो यहाँ पर इसका कौन सा वाला सही होगा? तो यहाँ पर कथन था ये, सभी जानवर पक्षी हैं, कुछ जानवर मनुष्य हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं हम, कुछ जानवर मनुष्य हैं, कुछ जानवर मनुष्य हैं। तो सभी जानवर पक्षी हैं, कुछ जानवर मनुष्य हैं। और इसका जो निष्कर्ष है कि कुछ मनुष्य लिख लेते हैं, कुछ मनुष्य पक्षी हैं और कुछ पक्षी मनुष्य हैं। तो इस प्रकार से है। और सही आंसर की बात करें तो कौन सा बनेगा इसमें? तो सही आंसर जो है यहाँ पर देखें तो इसमें दोनों ही जो निष्कर्ष है वो हमारे ठीक निकलेंगे। तो दोनों ही निष्कर्ष यहाँ पर इसमें बनेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, यदि माइनस का अर्थ जमा, जमा का भाग, माइनस का अर्थ भाग, जमा का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ घटाना और गुणा का मतलब जोड़ना, तो कौन सा वाला जो समीकरण इसमें सही रहेगा? अब सही जो है यहाँ पर इसमें कौन सा वाला बनेगा? अब सही की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन देखें तो इसमें कौन सा हो सकता है? तो 26 बराबर 26 बनेगा इसमें, ऑप्शन सी वाला यही हो जाएगा इसमें। क्योंकि जब हम इसके समीकरण को बदलेंगे तो ऐसे हो जाएगा ये 24 भाग 12 गुणा 12 माइनस में 16 प्लस में 18 और 26। तो बॉड मास वाला नियम हमने लगाना होगा, भाग गुना जब माइनस, तो इसको 2 आ जाएगा, 2 गुणा में 12 और माइनस में 16 प्लस में 18 और 26। तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, फिर 24 माइनस में 16 प्लस में 18 और 26। उसके बाद जो है यहाँ पर देखें तो इसमें जमा वाले कर लेते हैं। तो 18 8 4 12 2 3 4, तो जमा वाले हो जाएंगे यहाँ पर 42 माइनस में 16 और 26। तो 42 में से 16 अगर देखें तो 12 में 6 गए 6 और 3 में दे गए 2, तो 26 बराबर 26 ये हो जाएगा। इसके बाद एक पैटर्न के साथ एक वर्गाकार पारदर्शी शीट दी गई है। दिए गए 4 विकल्पों में से चुने की पारदर्शी शीट को दिखाई गई मध्य रेखा पर मोड़ने पर कैसा जो वो दिखाई देगा। तो जब हम इसे, ये वाला पैटर्न है, इसको जब हम मोड़ेंगे तो कैसे वाला दिखाई देना चाहिए। तो कैसे दिखाई देगा ये? जब हम इसको इस साइड में ले जाएंगे तो इसके ऊपर जाना चाहिए, तो ऑप्शन सी वाली बनेगी यहाँ पर, क्योंकि ये तो इसके ऊपर चला जाएगा और ये भी इसके ऊपर ही आ जाएगा, तो यही हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या या जो आकृति है वो बताइए। जैसे नदी का संबंध बांध से है, ऐसे यातायात का वाहन गति सिग्नल बत्ती पथ किससे है? तो जिस प्रकार नदी पर बांध बनाए जाते हैं उसी प्रकार यातायात के लिए जो सिग्नल है बत्ती वो बनाई जाती है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर AYBZ। तो जैसे A से C में 2 अल्फाबेट का अंतर है, ऐसे ही W से Y अगर हम देखें तो यहाँ पर भी 2 का ही अंतर है। तो इन सार्वरों में क्या है, 2 का अंतर है। तो इसी प्रकार से इसका देखें तो इसमें देखें तो यहाँ पर GSHT ये वाला बनेगा, ऑप्शन ए वाला। इसके बाद दिए गए विकल्प में से चुनिए जो अन्य 3 से अलग है। अब अन्य 3 से अलग इसमें कौन सा है?
आत्मीयता, आसक्ति, मित्रता या फिर शत्रुता। तो इसमें देखें तो शत्रुता जो है वो अन्य सबसे अलग है। आत्मीयता, आसक्ति, मित्रता, शत्रुता, वो शत्रुता अलग है इसमें। नेक्स्ट देखें तो हम यहाँ पर इसमें कौन सा बनेगा, MNX1 कौन सा अलग है इसमें भी, ABPQ, RSTU, EFMN, तो इसमें भी एक अलग है। अब अलग जाए यहाँ पर इनमें कौन सा है, तो अगर इसमें देखें तो ऑप्शन सी वाला इसमें अलग है, ये वाला RSTU, क्योंकि एक क्रम में है बाकी और अलग है। नेक्स्ट देखें तो निम्न प्रश्न में नीचे प्रश्न आकृति में दिखाए गए अनुसार कागज को मोड़ने या छेद पंच करने और खोलने के बाद वह किस आकृति में दिखाई देगा। तो पहले इस प्रकार से है और इसको फिर आधा और आधा इस प्रकार से जब करेंगे तो लास्ट में कौन से वाली इसमें आकृति आएगी। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर इस तरीके से इसको बंद करना और काटना है। तो जब हम इसे खोल कर देखेंगे तो कौन सी वाली आकृति आनी चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन सी वाली, तो ये वाली आकृति आनी चाहिए इसमें। इसके बाद में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इसमें आना चाहिए अब कौन सी वाली आकृति है जो इस सर्कल को यहाँ पर कंप्लीट करेगी। तो कंप्लीट देख सकते हैं आप यहाँ पर इसमें कौन सी वाली करेगी, ऐसी है। तो इसमें देखें तो कौन सी वाली आकृति होनी चाहिए, तो ये वाली हो जाएगी, ऑप्शन डी वाली। तो यही आकृति है इसमें, क्योंकि यहाँ पर भी ऐसी है ऐसी, तो यही वाली पूरी करेगी। इसके बाद दिए गए विकल्प में से लुप्त जो संख्या है वो आपने बतानी है। अब लुप्त संख्या इसमें कौन सी है, तो 5, 6, 12, 4, 3, 4, 2, 3, 18, 27, 96, तो कौन सा हो सकता है यहाँ पर इसमें। अब यहाँ पर देखते हैं तो 5 और 4 9, 9 को 2 से किया गया है, 5 और 4 9, और ये गुणा 5, 4, 9, 2, 18। इसमें भी अगर हम देखें 6, 3, 9, 3, 27, 12, 4, 16, तो 16, 6, 96, ऐसी होना चाहिए। तो फिर यही हो जाएगा इसका 6, ऑप्शन डी वाला। नेक्स्ट है यदि a बराबर 2, b बराबर 4, c बराबर 6, d बराबर 8, e बराबर 10 तथा आगे भी इसी प्रकार से क्रम हो तो हीट जो है इसको हम कैसे लिखेंगे। तो हीट का कोड अगर हम देखें तो जैसे ये वाला है, a का 2, b का 4, c का 6, d का 8, e का 10, मतलब दुगने दुगने हो रहे हैं यहाँ पर इसमें देखें। तो हीट का कोड जो है 16, 10, 240 होना चाहिए ये वाला, क्योंकि दुगना हो रहा है इसमें। एक इसका एक है A B C, ऐसे होता है A B C D E, तो दुगना हो रहा है। नेक्स्ट है 16 किलोमीटर चलने के बाद सुरेंद्र दाईं ओर मुड़ गया, फिर 2 किलोमीटर चला, उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ गया और 10 किलोमीटर चला। अंत में अब उत्तर की ओर मुड़ा, उसने किस दिशा में यात्रा शुरू की। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर इसको हम देखें तो जैसे ये हमारी दिशाएं होती हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो 6 किलोमीटर चलने के बाद सुरेंद्र दाईं ओर मुड़ गया, फिर 2 किलोमीटर चला और अंत में बाईं ओर मुड़ गया और 10 किलोमीटर चला। अंत में वह उत्तर की ओर बढ़ा, उसने किस दिशा में यात्रा शुरू की थी। अब कौन सी दिशा में यात्रा शुरू की थी यहाँ पर,
अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है हमने उत्तर की ओर उसे चलाना है यहाँ से, तो 6 किलोमीटर चलने के बाद, क्योंकि हम जब कुछ दिशा नहीं दी गई हो तो हमें उत्तर की साइड ही मानना है। तो ऐसे 6 किलोमीटर चल दिया। तो अब उसकी दाईं साइड कौन सी बनेगी, ये उसका राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, तो दाईं साइड मुड़ना है, मतलब राइट साइड में। तो सुरेंद्र दाईं ओर मुड़ गया और फिर 2 किलोमीटर चला, यहाँ से चल दिया 2 किलोमीटर। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ गया, बाईं साइड, अब ये इसका राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, तो बाईं साइड में मुड़ना है, यहाँ पर 10 किलोमीटर चला। अंत में वह उत्तर की ओर बढ़ा, यही है उत्तर की ओर बढ़ा। तो उसने किस दिशा में यात्रा शुरू की थी, तो कौन सी दिशा में यात्रा शुरू की थी उसने, तो क्योंकि प्रारंभिक बिंदु से 6 किलोमीटर चलने के बाद सुरेंद्र दाईं ओर और फिर पूर्व की ओर मुड़ा, इसलिए मुड़ने से पूर्व वह उत्तर की ओर चल रहा था, जिसका मतलब कि वह दक्षिण से उत्तर की ओर चल रहा था। तो ऐसे ही है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसमें आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से जो हमारे इस क्लास में महत्वपूर्ण या क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।